हेलो बच्चों। तो बच्चों आप सभी का मैथमेटिक्स गुरु के चैनल में हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शन में जितने भी वक्र आते हैं बच्चों उनके बारे में पढ़ेंगे एक्सेप्ट सर्किल। बच्चों सर्किल को अपन ने पढ़ चुके हैं अपन सर्किल को। तो मैथमेटिक्स गुरु के चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पे सर्किल आपको अवेलेबल है। ठीक है बच्चों। तो कॉनिक सेक्शन में जितने भी वक्र आते हैं बच्चों उन वक्रों में वृत्त को छोड़ के बाकी जो भी वृत्त है बच्चों बाकी जो भी वक्र है उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कॉनिक सेक्शन क्या होता है? तो कॉनिक सेक्शन क्या होता है बच्चों? ऐसे बिंदुओं का बिंदु पर, इसकी बेसिक सी बातें करें अपन, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पर जिनकी एक स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव नियत रहे। तो बच्चों अपन लोग कॉनिक सेक्शन की क्या डेफिनेशन बनाएंगे कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पद जिनके एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव क्या रहे? नियत रहे। बच्चों ये तो आप जानते होंगे पहले। स्थिर बिंदु बोलो बच्चों, स्थिर बिंदु क्या होता है? स्थिर बिंदु को अपन बोलते हैं बच्चों क्या? फोकस। और हिंदी में से बोलते हैं बच्चों क्या? नाभि। दिखाएंगे किसको? इसको एक्स से। ठीक है बच्चों। और स्थिर रेखा को बोलो अपन क्या बोलते हैं? स्थिर रेखा को अपन बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। और हिंदी में से बोलेंगे अपन नियता। और बच्चों जो दूरियों का अनुपात सदैव नियत, और नियत को यहाँ क्या बोलते हैं अपन? इसेंट्रिसिटी। और बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं मिला लो? उत्केंद्रता। अब बच्चों देखो एक बिंदु है, ठीक है, अपन ने एक स्थिर बिंदु ले लिया, ये मैंने स्थिर बिंदु ले लिया x, और ये मैंने एक स्थिर रेखा ले ली l। ठीक है बच्चों, स्थिर रेखा को l से नोट कर लो। इस सेंट्रिसिटी को किससे नोट करेंगे? e से। ठीक है बच्चों। अब एक ऐसा बिंदु ले लिया मैंने, कोई बिंदु ले लिया, मान लो ये बिंदु P है। ठीक है बच्चों, h, k। अब इस बिंदु की इस वाले बिंदु से दूरी और इस बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी, इसको मैंने बोला d1, इसको मैंने बोला d2। ठीक है बच्चों। अब परिभाषा क्या है मेरे बच्चों? कि दूरियों का अनुपात। तो दूरियों का अनुपात बोलो बच्चों क्या है? d1 बटे d2। यही ना बच्चों? d1 बटे यानी दूरी पहले क्या आएगी? xp बटे pm इजिकल टू क्या होता है बच्चों? हमेशा कांस्टेंट यानी नियत रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? नियत। अब बच्चों इस लाइन को समझो। जैसे अपन ने बोला कि मैंने क्या बोला? d1 बटे d2 की वैल्यू मैंने बोला 2। ठीक है। फिर मैंने बोला d1 बटे d2 की वैल्यू मैंने बोला 1। d1 बटे d2 की वैल्यू मैंने बोला हाफ। अब बच्चों क्या होगा कि जैसे अपन यदि मैंने बिंदु P को ऐसे चलाया कि d1 बाई d2 की वैल्यू हमेशा 2 आए। ठीक है, जो हमेशा 2 आए तो एक वक्र बनेगा। इस वाली कंडीशन से भी एक वक्र बनेगा। मान लो वक्र एक बन गया, कोई भी वक्र का नाम होगा बच्चों कुछ भी ना। d1 बटे d2 को मुझे मतलब इस बिंदु P को इस प्रकार चलाना है कि ये d1 और d2 का अनुपात हमेशा क्या रहे? 1 आए, हमेशा 1 आए। तब उससे भी एक वक्र बनेगा बच्चों। उस वक्र का नाम दो दे दो, वक्र नंबर 2। ऐसे बच्चों d1 बटे d2 को इस प्रकार चलाना है कि हमेशा दूरी का अनुपात कितना है? आधा है। तो जब ये ऐसे चलेगा तो एक आकृति बनाएगा और उस आकृति का नाम अपने वक्र नंबर 3 दे दिया। तो बच्चों समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? कि यदि ये जो रेशियो जो अनुपात है बच्चों, इस अनुपात को क्या बोलते हैं, नियत को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इसेंट्रिसिटी।
यानी इसेंट्रिसिटी के मान बदलते चलो तो वक्र का मान क्या होगा, बदलता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो बोलो बच्चों ऐसे कितने वक्र बनते हैं? तो ऐसे 3 वक्र ऐसे बोला अपने नाम 2 1। अब बोला गुरुजी ऐसे तो 2 में अपन 20 रखेंगे, 25 रखेंगे, 2.5 रखेंगे, 3.5 रखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे वक्र बनेंगे। अरे नहीं बच्चों, उनकी जो आकृति होगी ना, ऐसे नहीं मोटू पतला, जैसे मान लो ये जो 2 है, ठीक है बच्चों, 2 इसेंट्रिसिटी 2 है, जैसे ये हाइपरबोला बन गया। क्या बन गया ये? हाइपरबोला। अब जैसे ये 5 होगा तब भी क्या बनेगा? ये हाइपरबोला बनेगा। अब ये वाले और इस वाले में अंतर क्या होगा? मोटू पतलू सा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? यानी आकृति जो बनेगी वो फंडामेंटल कितनी बनेगी? 5। कॉनिक सेक्शन में कितनी आकृति बनती है? 5। कौन सी? पहली वृत्त जो अपन पढ़ चुके हैं, वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं अपन बच्चों। दूसरी क्या बनेगी? रेखा युग्म, रेखा युग्म। तीसरी बोलो बच्चों परवलय, परवलय। चौथी बोलो बच्चों दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। और पांचवी क्या होगी मेरे लालो? पांचवी होगी अति परवलय। क्या होगी? अति परवलय। आगे रेडी माय बच्चों? तो बच्चों देखो अपन को वृत्त अपन पढ़ चुके हैं। रेखा युग्म का जो एक पेयर है, रेखा युग्म का एक कंडीशन होती है, रेखा युग्म की एक कंडीशन, वो कंडीशन किसमें? आईआईटी में, आईआईटी के सिलेबस में। ठीक है बच्चों, रेखा युग्म सिलेबस में नहीं है, रेखा युग्म की कंडीशन जो एक सिलेबस में अभी हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों उसको भी। तो बच्चों ये चीज समझ में आया। कॉनिक सेक्शन यानी सांका परिच्छेद क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का क्षेत्रफल जिसके एक स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव क्या रहता है मेरे बच्चों? नियत रहता है। और उस नियत को अपन बोलते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता के मानों को बदलते चलेंगे तो आकृति बदलती चलेगी। वो बदली हुई सारी आकृति 5 प्रकार की आकृतियों के रूप में ढल जाती है। वो 5 ये है बच्चों। इसमें से एक अपन पढ़ चुके, बाकी बचे कितनी? 4, वो अपन पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये चीज समझ में आ गया आपको पूरा? ओके बच्चों। अब बच्चों इसको कॉनिक सेक्शन नाम क्यों दिया? कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कॉनिक सेक्शन का नाम जैसे कैसे पढ़ा। तो बच्चों देखो एक ये सारी की सारी आकृति किससे बनाई गई है? कौन से? कैसे? तो देखो बच्चों ये आपके पास एक कोण है, ठीक है, ऐसे है ना, और ये इसका क्या है बच्चों? ये अक्ष। अब कैसे बच्चों अपन बनाते थे? सिंपल सी बात है, तो आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैंने कट लगाया बिल्कुल ऐसे, जब बच्चों मैंने इसको ऐसे कट लगाया तो आपको अब क्या दिखेगा? ऐसे ये सर्कल बनता हुआ दिखेगा, है ना बच्चों? इस ऐसे अपनी जो डब्लू है या जो एक कोण है इसको मैंने बिल्कुल फ्लैट काट दिया और इसको जब बच्चों अपन इंक में डुबो के ऐसे थप्पा मारे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा क्या करा? ऐसे तिरछा कट मारा। तो बच्चों जब मैं ऐसे तिरछा कट मारूंगा तो अब ये क्या बन जाएगा? ऐसे, तो ये बन जाएगा इलिप्स। इस वाले केस में बन जाएगा सर्किल, इस वाले केस में बन जाएगा इलिप्स। समझाया बच्चों? अच्छा बच्चों मैंने और हल्का सा मारा और इस लाइन के पैरेलल मारा, ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल कट मारा, तो ये ऐसे पैरेलल कट मारा। तो जब बच्चों मैंने पैरेलल कट मारा तो ये नीचे वाले कॉलम में आएगा और ये क्या बन जाएगा? ऐसे परवलय बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये परवलय बन गया। बच्चों और मुझसे नहीं रहा गया, मैंने और इसको हल्का सा और वो कर दिया। तो बच्चों जब इसके पहले नहीं करूंगा और हल्का करूंगा तो अब ये कट कैसे मरेगा? ऐसे कट मरेगा। तो एक ऊपर से परवलय बन जाएगा, एक नीचे से परवलय बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अति परवलय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो मुझे क्या चाहिए? रेखा युग्म, तो बीच में से कट मार दो, रेखा युग्म बन जाएगा। ये सब आप बच्चों पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है बच्चों, बोर्ड का। तो ये चीज अपन को नहीं पढ़ना है। आगे बच्चों चलो इतना सबको समझ में आ गया। ये सांका परिच्छेद इसका नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये पांचों आकृति एक कोण से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अपन ने इसको कॉनिक सेक्शन नाम दिया। और बच्चों तो चलो अब बच्चों अपन बात करेंगे क्या? पहला केस, तो केस नंबर फर्स्ट ये अपन बात कर लेते हैं रेखा युग्म की, जो भी अपन को लेना है। तो केस नंबर फर्स्ट ले लो यार, रेखा युग्म ले लो। रेखा युग्म की ना बच्चों, रेखा युग्म, ठीक है बच्चों। इसको अपन क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों रेखा युग्म की बात कर लेते हैं।
तो बच्चा मैं क्या लेता हूं, जो इसमें रेखा का केस क्या बनेगा कि जब नाभि नियता पर स्थित हो। समझाया बच्चों कि ये रेखा का केस कब बनेगा, जब नाभि कहां पे स्थित हो, नियता पर स्थित हो। ठीक है बच्चों, नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स, नाभि यानी फोकस। तो बच्चों ये अपनी हो गई क्या, नियता। ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने, और ये हो गई अपनी नियता, डायरेक्ट्रिक्स। अब बच्चों इसी लाइन पे क्या है, इसी लाइन पे एक नाभि स्थित है। ठीक है बच्चों, ये नाभि क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है। जैसे वृत्त में जो केंद्र होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है, वही सेम बच्चों वक्र के लिए नाभि एक केंद्र होता है ना बच्चों। तो ये नाभि हो गया इसका यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट है। अब बच्चों देखो अपन ने कोई बिंदु लिया P, ये मैंने बिंदु लिया P। ठीक है बच्चों, अब इस बिंदु की देखो कॉनिक सेक्शन की परिभाषा क्या होती है, एक बिंदु की फिक्स बिंदु से, स्थिर बिंदु से दूरी तथा उस बिंदु की नियता स्थिर रेखा से दूरी, लंबा दूरी का अनुपात। तो इसको मैंने बोला D1 और इसको मैंने बोला D2। तो बच्चों क्या है कि D1 बटे D2 हमेशा क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों, नियत रहना चाहिए। तब क्या बनेगा आपके पास, एक कॉनिक सेक्शन बनेगा, और उस कॉनिक सेक्शन की आकृति क्या बनेगी तो वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये D1 और D2 जो है, और इसके बीच में ये एंगल बनाया थीटा। अब बच्चों देखो क्या होगा, अपन को D1 बटे D2 का अनुपात निकालना है। तो बच्चों ये तो x हो गया, ये m हो गया। तो ट्राइंगल देखो, तो त्रिभुज PSM में, तो बच्चों त्रिभुज PSM में जब अपन देखेंगे तो बोलो ये तो हो जाएगा लंब और ये जाएगा कर्ण। सुना है बच्चों, तो लंब बटे कर्ण, अब मुझे निकालना क्या है, कर्ण बटे लंब। तो ये जाएगा बच्चों कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ये होता है बच्चों। तो D1 बटे D2 की वैल्यू कितनी जाएगी, कोसेक थीटा। अब बच्चों देखो अपन को क्या बनाना है कि यदि ये कॉनिक सेक्शन बनाना है तो D1 बटे D2 कैसे होना चाहिए, नियत होना चाहिए। D1 बटे D2 कैसे होना चाहिए, नियत। बच्चों D1 बटे D2 यदि नियत है तो इसका मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। कोसेक थीटा का मान नियत कब होगा, जब थीटा विल नॉट चेंज। यदि थीटा की वैल्यू आप चेंज नहीं करोगे, मेरे प्यारे बच्चों, तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। रेडी में अपन बच्चों, और जब कोसेक थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो मान नियत बना रहेगा। तो ये दूरियों का अनुपात नियत रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉनिक सेक्शन की परिभाषा बनी रहेगी। रेडी में अपन बच्चों, अब तो ये हो गया बच्चों, अपने ये चीज समझ आ गई कि इस P को मुझे ऐसे चलाना है कि थीटा चेंज नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यदि मैं इस बिंदु P को यहाँ ले आया तो बोलो अब ये थीटा चेंज हो जाएगा। अरे हाँ बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ, बेटू मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे सारे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो अपने पास है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं था, बच्चे ई से देख के, ई को सीधा देख के फिर बोलते हैं रेखा ये कंडीशन नहीं देखते बच्चों। कंडीशन अभी पता लग जाएगा आपको। देखो चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अब तक बोर्ड क्लास में पढ़ा है बच्चों कि ई की वैल्यू 1 तो परवल है, यही ना बच्चों। ई की वैल्यू 1 से छोटी तो दीर्घवृत्त, ई की वैल्यू 0 तो वृत्त, ई की वैल्यू 1 से बड़ी तो अतिपरवल है। ऐसा कुछ पढ़ा है बच्चों आपने, है ना। ई की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी दीर्घवृत्त। तो बच्चों ये जब आपने केस पढ़े हैं, ठीक है, ये केस ओनली, और ये भी नहीं है बच्चों, ई बराबर 0 बराबर, ये भी कोई केस नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। तो ये चीज, तो केवल आपने ये चीजें पढ़ी बच्चों। तो ये वाले ई के मान केवल कब वैलिड है, जब फोकस will not lies on डायरेक्ट्रिक्स। ये चीज समझ लो, ठीक है। तो ये सारे केस वैलिड कब होंगे,
जब नाभि कहां पे स्थित नहीं हो, नियता पर स्थित नहीं हो। नाभि विल नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, यदि वो लाइज कर गई तब फिर सारे केस यही बनेंगे, ये वाले जॉब पढ़ रहे अपन, ये कुछ नहीं बनेंगे। समझ आया बच्चों? तो ई का मान कुछ वैलिड नहीं होगा फिर उस वाले केस में। कई बच्चे बोलेंगे ई बराबर 1 तो परवलय के लिए पढ़ा है, इसमें कहां से जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब देखो, यदि इस बिंदु पी को यदि मैं यहाँ ले गया तो थीटा चेंज हो जाएगा, यहाँ ले गया थीटा चेंज, कहीं भी ले जाओ थीटा चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इस पी को इसी लाइन पे ले गया तो थीटा चेंज होगा क्या? नहीं। अगर थीटा चेंज कैसे होगा? थीटा चेंज तो होगा, आगे ले जाओ चेंज हो गया, नहीं, पीछे ले आओ, नहीं, इधर ले आओ, नहीं, आगे बच्चों, तो थीटा इस लाइन के अनुदिश चेंज नहीं होगा। अच्छा, सेम जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे इधर ले आओ, तो बच्चों फिर एक लाइन कैसे बन जाएगी? जितना थीटा, समझ आया बच्चों? तो ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और L1 L2 के प्रोडक्ट बराबर 0। यही क्या होता है आपके पास? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ आया बच्चों आपको? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बच्चों कैसे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना कैसे? इस प्रकार। सुना बच्चों, जब नाभि नियता पर स्थित हो। आर यू रेडी माय फ्रेंड बच्चों? चलो आप देखो बच्चों, तो बच्चों एक चीज आप यहां देखना, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा बोले क्या होती है? नेगेटिवली नहीं देखे, मैं इसका मापांक ले लूं तो मापांक में, क्योंकि दूरियों का अनुपात हमेशा बच्चों दूरी कैसी होती है? हमेशा धनात्मक होती है। तो ये दूरी का अनुपात है ना, तो कोसेक थीटा पे मापांक लगा दो तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। किससे बड़ा आएगा? 1। तो बच्चों कोसेक थीटा की वैल्यू यानी कोसेक थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है बच्चों? कोसेक थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है? तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। कहां पे होती है बच्चों? 90 डिग्री पे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? और ये कोसेक थीटा को अपन क्या बोलते हैं? ई। और ई किस वाले केस में? इस वाले केस में। समझ आया बच्चों? ये वाला केस अलग है, बिल्कुल अलग है, और ये वाला केस बिल्कुल अलग है। तो जब भी आप ऐसा कोई केस हो तो आप पहले देख लो कि फोकस और जो नियता है, फोकस के बिंदु यदि नियता के समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो वो क्या जाएगा? ये वाला केस। और सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तब ये वाला केस। अभी अपन क्वेश्चन करके समझ लेंगे। तो चलो बच्चों, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 यानी थीटा की वैल्यू 90। थीटा की वैल्यू 90 का मतलब क्या है कि दोनों लाइंस, इधर से थीटा 90 इधर आएगी, ये इधर से, तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोनों लाइन क्या हो जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन समपाती लाइन हो जाएगी। तो ये वाला केस में क्या जाएगा? व्हेन कोसेक थीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाय 90 देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट यानी रेखा क्या हो जाएंगी? समपाती रेखा हो जाएंगे ना। कोइंसिडेंट का मतलब समपाती हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा केस देखो बच्चों, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी होगी। ये कोसेक थीटा बराबर 1 मतलब क्या हो गया? ई बराबर 1। और देखो बच्चों ई बराबर 1 में तो आप बोलते हैं परवलय, परवलय थोड़ी है ये। अच्छा, यदि ये नाभि नियता पे स्थित नहीं होती और ई बराबर 1 होता तब परवलय होता। तब क्या होता? परवलय। अच्छा बच्चों, कोसेक थीटा की वैल्यू अब हमेशा क्या होगी? 1 या 1 से बड़ी। तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब ई का मान 1 से बड़ा होगा। जब ई का मान 1 से बड़ा होगा तो बच्चों क्या जाएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर बच्चों तो ये वाला केस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब नाभि नियता पर स्थित हो तब जाके क्या बनेगी? अपने रेखा युग्म बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन रेखा युग्म के बारे में बच्चों अब अपन एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनाते हैं बच्चों कि आपको क्या दे दिया? ऐसे बिंदु का, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो। ऐसे बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जिसकी स्थिर रेखा, जिसकी स्थिर बिंदु 1, 2 तथा
स्थिर रेखा तथा स्थिर रेखा x प्लस के y, ठीक है बच्चों, माइनस के 3 इजिकल टू 0 से दूरियों का अनुपात सदैव आधा रहे। ये बच्चा आपसे क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है। ऐसे बिंदु का बिंदुपद याद करो जिसकी स्थिर बिंदु 1, 2 तथा स्थिर रेखा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 से दूरियों का अनुपात सदैव क्या रहे, आधा रहे। बच्चों जैसे ही ये सदैव दूरियों का अनुपात आधा बोलेंगे तो आप बोलोगे e की वैल्यू क्या दे रखी है, आधा। e की वैल्यू आधा देते आप ये समझोगे कि 0 से बड़ा e का मान 1 से छोटा, इसका मतलब ये बन गया दीर्घवृत्त। क्या बन गया, ये दीर्घवृत्त। ऐसा कुछ आप समझोगे बच्चों, ऐसा आप समझोगे तो कि ये समझना आपका क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों ये समझना आपका, क्योंकि अभी आपने चेक ही नहीं करा कि बिंदु यानी स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, नाभि, और स्थिर रेखा को क्या बोलते हैं, नियता। आपने चेक ही नहीं करा कि नियता नाभि क्या नियता पे स्थित है कि नहीं है। तो आप बच्चों पहले चेक कर लेते हैं। बोलो तो स्थिर रेखा यानी एल कितना लगा आपको, x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0, और नाभि x कितना दे रखा है आपको, x दे रखा है 1, 2। चेक करो बच्चों इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बच्चों यहाँ में 1 रखूंगा, 1 प्लस 2 माइनस 3, ओ ये तो 0 बराबर 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, नाभि कहाँ होगी, नाभि नियता पर होगी, नाभि नियता पर स्थित होगी। समझ में आया बच्चों। तो नाभि नियता पर स्थित होगी। तो अब ये वाला कोई एसेंशियल रूल लगेगा क्या, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये नियम नहीं लगेगा। अब तो क्या बनेगा, अतः बिंदुपथ रेखा युग्म होगा। अतः बिंदुपथ क्या होगा, रेखा युग्म होगा। बस खत्म कहानी, ठीक है बच्चों। तो बिंदुपथ क्या जाएगा, वो रेखा युग्म हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, निकालने की कंडीशन देख लो बच्चों। अब बोलो बच्चों ई पुकारो, ई क्या होता है, दूरियों का अनुपात। तो ई क्या लिखेंगे, d1 बटे d2 इजिकल क्या दे रहा है, हाफ। अरे गेट मारो बच्चों, तो d1 बटे d2 इजिकल टू हाफ दे दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, d2 चले जाओ, तो d1 इजिकल टू 2d2। d1 क्या है, बिंदु की स्थिर बिंदु से। अब बच्चों देखो ये मैंने रेखा बनाई L, तो रेखा क्या है, x प्लस के वाई माइनस के 3 बराबर 0। बच्चों जरूरी नहीं कि रेखा ऐसे हॉरिजॉन्टल बने, अरे x प्लस वाई माइनस 3 तो ऐसे तिरछी बन सकती ना, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। और इस पे एक बिंदु है, ये स्थिर बिंदु नाभि कितना है 1, 2 इस पे लाई कर रहा है। और रेडी मार्क बच्चों, अब एक अपन ने क्या ले लिया, बिंदुपथ ले लिया, तो ये बिंदुपथ P ले लिया मैंने, h, K ले लिया। जब भी आपको बिंदुपथ निकालना है किसी भी बिंदु का, तो आप उस बिंदु को क्या मानोगे बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक को h, K मानोगे। अब बच्चों इसकी ये वाली दूरी तो होगी d1, और इस बिंदु से इस रेखा पे डाले गए परपेंडिकुलर दूरी ये होगी d2। बच्चों किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई d2 बराबर कितना होता है बच्चों, ax1। a क्या होता है, x गुना, तो ax1 तो कितना जाएगा, h प्लस k माइनस 3 बटे रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये जाएगा बच्चों। तो d2 की वैल्यू कितनी जाएगी, d2 की वैल्यू जाएगी h प्लस k माइनस 3 बटे रूट 2, ये जाएगी बच्चों d2 की वैल्यू। d1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो d1 की वैल्यू बोलो यहां से क्या जाएगी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा देंगे, तो t1 इज इक्वल टू रूट h माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस के 2 का होल स्क्वायर। समझ आया बच्चों। तो d1 और d2 की वैल्यू तो यहां रख देंगे, d1 d2 की, तो रखने से पहले स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये जाएगा d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 d2 स्क्वायर। d1 स्क्वायर की वैल्यू यहां रखेंगे बच्चों, ये वाली, तो कितना हो जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 d2 के स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो कितना जाएगा ये h प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2,
तो 2 से 2 कट जाएगा। समझ आया बच्चों? अब इसको ओपन कर लो, तो बोलो इसको जब ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस के 2h प्लस के 1। इसको करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस के 4k प्लस 4 इज इक्वल टू ये दो बच्चों a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2ab तो प्लस 2hk, ये होगा बच्चों। फिर प्लस प्लस 2bc तो कितना हो जाएगा, प्लस यानी माइनस हो जाएगा ना, माइनस के 3 दूनी का 6k, फिर बच्चों माइनस के 6h। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसको वो कर लेते हैं बच्चों, तो h स्क्वायर सिंपलीफाई कर लो, h स्क्वायर माइनस के 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस के 4k प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी का 4hk। बच्चों देखो ये बस एक लास्ट बार समझा दूं मैं, इसको फिर वापस अपन रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब वापस इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा बच्चों, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना कैसे अपन कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन लेके आएंगे, सामान्य इक्वेशन, तो वो बना रहा हूं मैं। जो रेखा युग्म के लिए जो समीकरण आएगा वही सबके लिए आएगा बच्चों। ठीक है, बस कुछ कुछ कंडीशन में फर्क पड़ेगा। 4h ठीक है बच्चों, 2 से गुना कर देना इसको, ऐसे ही माइनस के 12 के माइनस के 12h। तो बच्चों देखो 2h h स्क्वायर को ले जाओ तो 2h स्क्वायर में से h स्क्वायर तो h स्क्वायर बचेगा, फिर k स्क्वायर को ले जाओ तो प्लस के k स्क्वायर बचेगा, फिर बच्चों यहाँ क्या है प्लस के 4hk, फिर बच्चों देखो माइनस के 2h को ले जाओ तो प्लस के 2h प्लस के 2h माइनस के 12h तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 10h। फिर ऐसे बच्चों क्या कितना है, माइनस के 4k माइनस के 4k उधर जाएगा तो प्लस के 4k प्लस के 4k माइनस के 12k तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 8k। फिर बच्चों कितना है 1 और 4 कितना 5 उधर जाएगा माइनस 5, 18 में से 5 गए तो बच्चों प्लस के 13। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास क्या, बिंदु पथ। क्या आ गया बच्चों, ये बिंदु पथ आ गया। ठीक है, अब इसका समीकरण निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ऐसे बिंदुओं का समीकरण, बिंदु पथ का समीकरण। तो h को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, x के साथ, और k को रिप्लेस कर देंगे y के साथ। तो क्या जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस के 4xy माइनस 10x माइनस 8y प्लस के 13 बराबर 6। तो बच्चों अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया द्वितीय कोटि की मतलब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो बच्चों ये क्या बन गया आपके पास, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। देख रहे हैं ना आपको, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई बच्चों आपके पास। ठीक है, अब तो बच्चों इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में देखो क्या क्या है, ये देखो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में ये सेकंड ऑर्डर की टर्म्स है, ये भी सेकंड ऑर्डर की टर्म्स है, ये भी सेकंड ऑर्डर की टर्म्स है। देखो x y एक एक घात। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर की टर्म्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर की टर्म्स है, और ये अचर पद है। तो बच्चों सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर तो आएगा ही आएगा, साथ में फर्स्ट ऑर्डर भी आ सकता है और कांस्टेंट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता तभी भी सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन के लिए सेकंड ऑर्डर आना जरूरी है बस, बाकी आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा, थर्ड नहीं होना चाहिए उसके पहले। अगर गेट में बोलो जैसे मैं बोलूंगा थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन, तो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन के लिए 3 आना जरूरी है। 3 ही नहीं आएगा मान लो तो कैसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन, 3 के बाद मान लो 2 नहीं आए तो भी थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन होगी वो। ठीक है बच्चों, लेकिन अब ये टोटल नहीं है, ये टोटल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लीनियर की तो टर्म्स आ रही है। ठीक है बच्चों, तो अब इससे अपन को क्या पता लगा, तो बच्चों ये बना है रेखा युग्म का समीकरण। ये किसका समीकरण बन गया, रेखा युग्म का। कैसा बना ये, तो सामान्य समीकरण कैसे बनता है, तो रेखा युग्म का नहीं बच्चों, रेखा युग्म का नहीं, सांकव परिच्छेद का सामान्य समीकरण। मैं आपको बता दूंगा पहले। तो बच्चों क्या लिखेंगे अपन, सांकव परिच्छेद, सांकव परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन, सांकव परिच्छेद का सामान्य समीकरण। तो सामान्य समीकरण क्या जाएगा बच्चों,
तो यहाँ गुणांक गुणांक जो आएगा वो लगा लेंगे, तो क्या जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो बच्चों ये क्या होता है आपके पास सांख्यिक परिच्छेद का सामान्य समीकरण ये होता है। ठीक है बच्चों, और गए में बच्चों चलो अब बच्चों जो अपन ने सर्किल पढ़ा उस सर्किल के लिए तो बोलो आप जानते हो, क्या जानते हो बच्चों सर्किल के लिए कि इस सर्किल में x स्क्वायर y स्क्वायर का गुणांक समान होना चाहिए तथा h का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखो h का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है, और x स्क्वायर y स्क्वायर गुणांक का मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ये सर्किल के केस में बच्चों। ठीक है, सर्किल तो अपन ने पढ़ चुका तो वो अपन अब बात नहीं करेंगे, अपन सांख्यिक परिच्छेद में बाकी जो रह गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो कहानी अभी अपन बोल रहे थे कि ये वाला नाभि नियता पे स्थित होगी, नाभि नियता पे स्थित होगी तब रेखा युग्म बनेगा। अब बच्चों अपन समीकरण मानो आपको कोई सामान्य समीकरण दे दिया, अब देखिए आपसे बोला जाए बता मैं लाल, अब बता ये किसका समीकरण है, तो बच्चों अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसमें नाभि तो दी नहीं, नियता दी नहीं, उसने समीकरण देके पूछा बता ये किसका समीकरण है। और गेड़ी में बच्चों तो समीकरण देख के पहचाना है, यदि नाभि नियता दे दी तब तो अपन नाभि को नियता पे रख के चेक कर लेंगे, यदि वो उस पे लाई कर रही है तब तो वो रेखा युग्म होगा, और यदि वो नहीं कर रही है तो रेखा युग्म नहीं होगा। समझाए बच्चों, अब ये समीकरण दे दिया, अब इस समीकरण से अपन कैसे पहचाने कि नाभि मतलब कि रेखा युग्म होगा कि नहीं होगा, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे डेल्टा, कैसे करेंगे डेल्टा। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा को सारणी की तरह ऐसे जितने भी अचर पद है, जितने भी इसमें अननोन राशि है, अननोन राशि बोलो बच्चों क्या है a, फिर b, फिर इसमें अननोन राशि क्या है h, इसमें अननोन राशि क्या है g, इसमें क्या है अननोन राशि अननोन अज्ञात राशि, ये तो पता नहीं है क्या है f और c, तो ये 6 राशि उसके। तो बच्चों डेल्टा कैसे निकालते हैं, जितने a b c को डायगोनली लिखो आप, ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा एच एच, यहाँ जी जी, और बच्चों क्या आएगा एफ एफ, ये डेल्टा आ गया। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा चाहे आप ऐसे लिखो या फिर मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों आप इसको ऐसे याद रख लेना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा वो याद रख लेना आपको, ए बी सी लिखो प्लस 2 एफ जी एच लिखो। ठीक है बच्चों, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, फिर क्या लगा बच्चों माइनस, फिर क्या लिखो a है तो a और इसका क्या है f, तो a f स्क्वायर लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर क्या लेना b और फिर क्या है g, तो g स्क्वायर लगाओ, फिर माइनस, फिर क्या है c और फिर क्या लगाओ h स्क्वायर, ये डेल्टा का मान हो गया। आगे क्या लिखा है बच्चों, अब बच्चों डेल्टा का मान अब इसमें चेक करो, इसमें क्या आता है, ये क्या है अपने पास, ये रेखा युग्म का ही समीकरण था बच्चों, देखो चेक करो इसमें डेल्टा का मान कैसे क्या आता है। तो बोलो बच्चों इसके लिए a का मान बोलो कितना है 1, a का मान 1, b का मान कितना है b का मान 1, c का मान कितना है c का मान है 13। ठीक है बच्चों, h का मान कितना है, h का मान कैसे निकालोगे, h का मान निकालोगे x y के गुणांक का आधा। बच्चों इसमें 2 का भाग आएंगे तभी तो h मिलेगा, तो x y कितना है 4, 4 का आधा कितना 2। ठीक है बच्चों, g बोलो g का मान कितना है, देखो g क्या है 2gx, इससे पहचान रहे हो ना, तो x के गुणांक का आधा का मान क्या है g, तो x के गुणांक का आधा का मान है -5, और f कितना है बच्चों यहाँ पे -4। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करो, देखो इसमें डेल्टा का मान कितना है a b c, तो 13 को 1 से गुणा करो तो 13 को 1 से गुणा करो तो 13, तो a b c आ गया 13 मेरा। ठीक है बच्चों, प्लस 2, f की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों -4, g की वैल्यू कितनी है -5, h की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है बच्चों, तो फिर माइनस a कितना है 1, f कितना है -4 का स्क्वायर तो 16, फिर माइनस b कितना है 1, g का स्क्वायर 25, माइनस c कितना है 13, और 13 है ना बच्चों, और h कितना है 2 गुना 4। सिंपलीफाई करो बच्चों इसको, देखो कितना जाएगा ये 13 माइनस प्लस हो जाएगा 5 का 20, 20 दुनी का 40, 40 दुनी का 80, तो ये जाएगा 80।
चेक कर लो ना, 5 चौका 20 और 2 दूनी 4 80। फिर कितना जाएगा बच्चे, माइनस के 16 हो जाएगा, ये माइनस के 25 हो जाएगा, और ये 13 चौक 13 26 26 26 52, 13 चौक 52, क्या बच्चों में है ना। अब बच्चों इसको जोड़ो, देखो 80 और 13 कितने हो गए, 93 हो गए, ठीक है बच्चों, माइनस। अब बच्चों इसको जोड़ेंगे, देखो 5 और 2 7, 13 के 3 ऐसे लगे 1, और 5 और 2 7 और 2 9, 93 से 93 बढ़ेगा 0, और ये क्या हो गया 0। ओ हाँ, अरे इसका मतलब सांख्यिक परिच्छेद के सामान्य समीकरण में डेल्टा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तब तो क्या बोलेंगे, सांख्यिक, तब तो क्या बोलेंगे, रेखा युग्म बनेगा। क्या बनेगा, रेखा युग्म बनेगा। कब बनेगा, तो जिसके डेल्टा का मान क्या हो 0, और यदि ये वाला डेल्टा का मान 0 नहीं है तब क्या होगा वो, तब परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय में से एक होगा। समझ आया बच्चों, कोई भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, आर यू गेटिंग, ओके बच्चों। तो देखो उसकी बात अपन यही कर लेते हैं, फिर परवलय में अपन वो बात नहीं करेंगे, परवलय से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो कॉमन सी बात भी यही कर लेते हैं, तो इसी में सामान्य चर्चा थी तो इसी में बात कर लेता हूँ। तो समझ आएगा बच्चों, डेल्टा, ये कैसे डेल्टा है ना, ये कैसे निकालेंगे, इसी से याद रखने की ट्रिक समझ आई, ठीक है बेटू। चलो डेल्टा का मान 0 आ गया, तब तो वेल एंड गुड। तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बन गई है ना बच्चों। लेकिन बच्चों डेल्टा का मान 0 नहीं आया, बच्चों डेल्टा का मान 0 नहीं आया, तब क्या बनेगा, तब परवलय बन सकता है, तब दीर्घवृत्त बन सकता है, और तब अति परवलय बन सकता है। ठीक है बच्चों, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, ये तीनों में से कुछ बन सकता है बच्चों। ई के आधार पे देखेंगे बच्चों। यदि देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यदि आपको नाभि नियता दे दी, क्या दे दी, नाभि नियता, तो नाभि नियता पे लाइक करेगी, नाभि नियता पर स्थित है, तब तो क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्थित नहीं है, और नहीं है तब इनमें से एक बनेगा, नहीं है तब इनमें से एक बनेगा, ठीक है बच्चों। अब नहीं है तब इनमें से एक बनेगा, तो उसके लिए परवलय के लिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 होगा। दीर्घवृत्त के लिए क्या होगा बच्चों, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, और अति परवलय के लिए होगा 1 से बड़ा होगा। इस वाले केस में नहीं है तब ये चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन मान लो सामान्य समीकरण दे दिया, तो सामान्य समीकरण में जब डेल्टा का मान 0 नहीं होगा तब इनमें से कुछ बनेगा। अब सामान्य समीकरण में तो क्या है बच्चों, आपके पास ए बी सी जी एफ सी, इसी से देख के बताना है, ए बी एच जी एफ सी, इसी को देख के बोलना है। तो बच्चों क्या देखेंगे, तो परवलय के केस में क्या हो जाएगा, एच उसका बराबर ए बी, सामान्य समीकरण देख के अपन ऐसे बोलेंगे, एच उसका बराबर ए बी होगा तो परवलय होगा। अच्छा बच्चों, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तब क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तब क्या होगा बच्चों, अति परवलय होगा। ठीक है बच्चों, तो ये किस बेसिस पे, सामान्य समीकरण दिया हो तो सामान्य समीकरण के लिए पहले डेल्टा चेक करना, डेल्टा का मान 0 आएगा तो रेखा युग्म होगा, डेल्टा का मान 0 नहीं आया तब ये कंडीशन आपको चेक करनी है, जिस कंडीशन में वेरीफाई करती है वो आकृति उसके बन जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों आपको सामान्य समीकरण नहीं दिया है, नियता और नाभि दे दी गई हो, तो नियता नाभि पर स्थित है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, नियता नाभि पर स्थित नहीं है तब इन तीनों में से कुछ बनेगा। उन तीनों में यदि का मान 1 होगा, नियत राशि हमेशा दूरी का अनुपात 1 है तब तो परवलय होगा, और 0 या 1 से बीच में है, 0 और 1 के बीच में है तब दीर्घवृत्त होगा, और 1 से बड़ा होगा तो परवलय होगा। समझ आया बच्चों, तो ये अपना कॉमन सी बात हो गई। ठीक है बच्चों, अब आओ बच्चों अपन बात कर लेते हैं किसकी, रेखा युग्म की सीधे सट कट, सीधे सट कट। तो चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, ये तो कॉमन सी बात हो गई है ना। अब आओ बच्चों, अब अपन टोटल किस पे चलेंगे, रेखा युग्म पे। ठीक है बच्चों, तो अभी जो अपन बेसिक सी बातें करेंगे वो जेईई के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं बच्चों बेसिक सी बात को, जेईई के सिलेबस में क्या होगा वो भी अपन बताएंगे। चलो बच्चों, तो बच्चों रेखा युग्म का भी बोला समीकरण क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस
2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो रेखा युग्म है, ठीक है, यदि ये रेखा युग्म का समीकरण है कब होगा, जब डेल्टा का मान क्या हो 0, डेल्टा का मान क्या हो 0 हो, तो ये क्या होगा रेखा युग्म का समीकरण। अब बच्चों रेखा युग्म में क्या होता है, रेखा युग्म में दो रेखाएं होती है। बच्चों रेखा युग्म में क्या होता है, रेखा युग्म में दो रेखाएं होती है, तो दोनों रेखाओं के समीकरण निकालना है। तो पहले स्टेप क्या निकालेंगे, हाउ कैन बी डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन how can we determine two separate equations of a straight line ठीक है बच्चों। तो जो आपके दो सीधी रेखाओं से रेखा युग्म बनता है, वो दोनों सीधी रेखाओं का समीकरण अपन कैसे ज्ञात करेंगे, किससे, सामान्य समीकरण आपको दिया हुआ है उससे, कब, जब डेल्टा का मान 0। तो उसके लिए बच्चों पहली स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप नंबर फर्स्ट x या y में द्विघात समीकरण बनाना, x या y में द्विघात समीकरण बनाना, x तो y में द्विघात समीकरण बनाना है। कैसे बनाओगे, तो बच्चों देखो बनाएंगे तो बोलो क्या लिखेंगे इसको, ax स्क्वायर, x में बना लेता हूं मैं, तो x बनाना हो एक x गिरा तो प्लस के क्या को बना है 2x को बना है, तो क्या बचेगा hy प्लस के g, यह बच जाएगा x प्लस बाकी सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये x में द्विघात समीकरण बन गया, ये क्या बन गया x में द्विघात समीकरण, और ये इसका अचर पद हो गया पूरा। ठीक है बच्चों, तो इसके दो मान जब अपन निकालेंगे रूट्स x1, 2 इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और hy प्लस के g का क्या करेंगे होल स्क्वायर, माइनस के 4a कितना है a, c कितना है बच्चों by स्क्वायर प्लस के 2fy प्लस के c। ठीक है बच्चों, बटे क्या लिखेंगे 2a। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो अपन क्या करना है कि ये क्या लाइन है बच्चों, यदि ये सीधी रेखा है, यदि ये रेखा युग्म है तो इसमें दो लाइन होंगी, तो बच्चों क्या होगा कि यहां जिसमें मैंने लिख दिया x1 2 और ये लिख दिया अपने पास माइनस के 2 hy प्लस के g प्लस माइनस। बच्चों ये बोलो क्या इसमें कहीं x आ रहा है क्या, नहीं। क्या इसमें y स्क्वायर आ रहा है क्या, हाँ y स्क्वायर आ रहा है ना, hy y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा। इसका मतलब रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर y में द्विघात समीकरण है, रूट के अंदर क्या है बच्चों y में द्विघात समीकरण, x तो है ही नहीं, तो y में द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y में। ठीक है बच्चों, बटे 2a। अब यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो बच्चों दो लाइंस अलग अलग छुपी होंगी, इसमें दो लाइंस अलग अलग छुपी होने का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक बनी है y में, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे y-2 का होल स्क्वायर या y प्लस के 4 का होल स्क्वायर, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तभी तो ये रूट से बाहर जाएगा। और रूट से बाहर आएगा तो y की कितनी एक्सप्रेशन बनेगा, y में क्या एक्सप्रेशन बनेगा, लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। तो लीनियर ही तो चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या आता है ax प्लस by प्लस c, x पे घात 1 y पे घात 1 और अचर पद। बच्चों ये होगा ना, तो समझ आ गया ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, बनेगा डेफिनेटली। समझ आया बच्चों। तो जब आप अब देखो x का एक मान प्लस लेके कर लेना y के रूप पे, और x का एक मान माइनस मान के कर लेना, तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी। वही दो इक्वेशन किसकी जाएगी,
रेखा युग्म में दो रेखाओं की इंडिविजुअल L1 और L2। आगे रेडी पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई बच्चों आपको। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। और ये बच्चों ये जेईई के सिलेबस में नहीं है, बस ये ओरली एक्सप्लेन करने के लिए आपको, है ना। तो यहाँ से L1 आ जाएगा और L2 की समीकरण आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पहली लाइन समझ आ गई। अब बच्चों ये जो दो लाइंस होती है ना, ये दो लाइंस होती है कैसे, ऐसे एक L1 और एक L2, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0। और ये पूरा रेखा युग्म है, इस रेखा युग्म के समीकरण कैसे लिखेंगे, L1 L2 बराबर 0, ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों रेखा को लोग क्या करेंगे, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे, बिंदु ए। तो बच्चों आपसे क्या, कभी कभी आपसे क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में, आपको देखो, आपको कॉनिक सेक्शन मतलब ऐसा इस रूप में आपको क्या देगा, समीकरण दे देगा ऐसे रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये रूप में समीकरण देख के आपसे क्या बोला जाएगा कि पहले तो पहचानो ये क्या है, तो पहचान लेंगे डेल्टा देख के। 0 हो गया तो रेखा युग्म है, फिर रेखा युग्म है तो वो दो रेखा किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी समीकरण से हमको क्या निकालना है, बिंदु ए निकालना है कि कहां पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो पहली स्टेप क्या हो गई बच्चों, पहली स्टेप तो ये हो गई कि आप ये पूरा प्रोसीजर करो, ऐसे ऐसे दो लाइंस निकालो, फिर दोनों लाइंस जहां प्रतिच्छेद करती है तो दो लाइंस के प्रतिच्छेद करने की कंडीशन से आप निकालो, विलोपन विधि लगा के या वृत्तगुणन विधि लगा के। ठीक है बच्चों, वो कर लेना, या फिर शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों पहला मेथड समझ आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, ऐसे L1 L2 निकालो, इतनी फास्ट प्रोसेस है, इतनी लंबी से, और फिर उसके बाद इन दोनों को सोल्व करो तो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट देखो बच्चों, शॉर्टकट कैसे करेंगे अपन, हाँ मेरे बच्चों, तो बच्चों शॉर्टकट के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप बच्चों पहले क्या करना है, इसका आंशिक अवकलन करना। क्या करना बच्चों, आप इसका आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन मैंने बता दिया आपको क्या होता है, आंशिक अवकलन। बच्चों देखो ऐसा जो ओरली जो ये वाला अवकलन होता है ना, सामान्य अवकलन, उसको तो अपन दिखाते हैं, जैसे मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है तो मैं लिखूंगा dy/dx। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया सामान्य अवकलन करना। और आंशिक अवकलन का सिंबल क्या होता है, दबा y दबा x, ये। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा बटे डेल्टा x। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूँ। तो आंशिक अवकलन में क्या होता है बच्चों कि जिसके सापेक्ष अपन करते हैं वो ही क्या होता है, चर राशि होती है, बाकी सबको अपन अचर मानते हैं, बाकी सबको क्या मानेंगे, अचर, चाहे वो चर ही हो लेकिन फिर भी अपन उसको क्या मानेंगे, अचर ही मानेंगे। तो बच्चों ax² में देखो x के सापेक्ष कर रहा है तो ये इसका अवकलन हो जाएगा, x² का 2x तो जाएगा 2ax। ठीक है बच्चों, by² तो बच्चों ये पूरा कांस्टेंट हो गया, x है ही नहीं तो 0 जाएगा। फिर बच्चों इसमें देखो, इसमें अचर क्या है, x, और 2hy तो क्या है बच्चों, 2hy तो क्या है, कांस्टेंट है, y को भी कांस्टेंट मानना है बच्चों, आंशिक अवकलन में, है ना। x का करेंगे कितना आएगा 1, फिर प्लस बच्चों 2gx में तो x का करेंगे तो 1 अवकलन तो 2g जाएगा, 2g कांस्टेंट ना, फिर ये 0 ये 0 बराबर है 0। ठीक है, तो 2 का भाग लगा दो तो कितना जाएगा, ax प्लस hy प्लस g बराबर 0। एक लाइन बच्चों ये बन गए सीधी। ठीक है बच्चों, अब ये जो लाइंस बनी ना बच्चों, ये वाली लाइंस नहीं आएगी, इस वाले पैटर्न से जब अपन लाइंस निकालेंगे L1 L2 बच्चों, वो लाइंस ये नहीं है। यदि ये वाली लाइंस यही होती तो मैं क्यों इतना बड़ा प्रोसेस करता, समझ आए मेरे बच्चों। तो ये वाली लाइंस क्या होगी, कोई तीसरी कोई अलग लाइंस होगी। ठीक है, और अलग जनरली अलग है ना। ऐसी बच्चों मुझे एक और लाइन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा। तो y के सापेक्ष करना, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें y है नहीं तो 0, इसमें y है तो बोलो कितना जाएगा 2by प्लस ये इसमें y है तो कितना जाएगा 2hx प्लस ये 0 जाएगा, ये कितना जाएगा 2f कांस्टेंट का 0। तो बच्चों यहां से कितना जाएगा, ये hs प्लस by प्लस के g बराबर 0। तो ये लाइन आ गई, ये चौथी लाइन, ये दूसरी वाली लाइन नहीं है, ये कोई अलग लाइन है। अब ये दो लाइन आ गई, सीधा निकाल लिया। अब ये दोनों लाइंस का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, वही क्या रहेगा a। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड है प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। ठीक है बच्चों, चलो
अब निकालते बच्चों एक लास्ट और एंगल का। किसका निकालेंगे बच्चों अपन? एंगल का। दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसे बनता है इसको बच्चों लिख लेना अच्छे से। मैं इसको निकाल रहा हूं। अब बच्चों देखो देखा इसमें में दो लाइन होती है, दोनों लाइनों के बीच में कुछ एंगल बना होता है, वो एंगल अपन कैसे निकालेंगे? सामान्य समीकरण दे दिया जाएगा तो वो एंगल अपन कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखो पहला पैटर्न तो क्या हो गया? सामान्य समीकरण से एंगल निकालने का पहला तरीका तो क्या हो गया? पहला तरीका तो वही हो गया बच्चों, लंबी प्रोसेस, L1 निकालो और L2 निकालो। L1 L2 कैसे निकालना है? x या y में द्विघात समीकरण बना के, ठीक है? तो एक परफेक्ट उसका बन जाएगा। x में द्विघात बनाया तो y में इधर बीच में आता है रूट के अंदर, उसको परफेक्ट उसका बनाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों फिर दो लाइंस निकाल ली, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगा के? तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया, इसका स्लोप मैंने m2 मान लिया, तो m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये वाला सूत्र लगा के बच्चों आप क्या कर सकते हो? दो लाइंस के मध्य का कोण निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही बड़ा प्रोसेस, क्योंकि आपसे परफेक्ट स्क्वायर, द्विघात समीकरण बहुत ज्यादा, L1 निकालना है, L2 निकालना। शॉर्टकट मेथड में बच्चों आपको सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र याद रखना है आपको? आपको सूत्र याद रखना है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। बच्चों देखो सामान्य समीकरण में क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये था बच्चों सामान्य समीकरण। तो इसमें अननोन राशि क्या है? a b h g f c, ये तीन अननोन राशि है बच्चों। अब इसमें जो दो लाइंस छुपी होगी L1 और L2, इनके बीच में जो एंगल निकालना है, ये एंगल जो निकालना है वो एंगल अपन ये तीन मतलब ये जो छह अज्ञात राशि है इन्हीं की सहायता से निकालेंगे। तो इसमें यही आता है। अब बच्चों ये याद रखना आप क्या याद रखोगे कि ये नहीं आएगा, GFC नहीं आएगा, केवल ABS से बनेगा। तो कैसे बनाएंगे ABS से? तो 2 रूट h स्क्वायर माइनस के AB बटे a प्लस b, दिस इज योर आंसर। इसको आप याद रख लेना। ठीक है बच्चों, कैसे आया इसको आप वो मत करना, आप केवल इसको याद रख लेना कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सामान्य समीकरण दे दिया गया हो और उसमें छुपी हुई दो रेखाओं के मध्य का कोण पूछा हो, तो ये सूत्र लगा के आप कहानी खत्म कर देना। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी खत्म में बच्चों अब देखो अपन केस देखते हैं पर्टिकुलर। तो केस नंबर फर्स्ट में बच्चों यदि h स्क्वायर बराबर क्या हो? ab, बच्चों h स्क्वायर बराबर ab हो तो 0, तो ये 0 जाएगा पूरा, तो tan इनवर्स 0, तो यानी थीटा के किस मान के लिए 0 होती है वैल्यू? तो 0 के लिए। थीटा के किस मान के लिए वैल्यू 0 होती है बच्चों? बोलो जल्दी। अरे 0 के लिए ना, तो थीटा के लिए कितनी जाएगी? 0। इसका मतलब लाइंस क्या जाएगी? कोइंसिडेंट। तो L1 एंड L2 आर संपाती। क्या हो जाएगी बच्चों? संपाती हो जाएगी। ठीक है, या समांतर, या समांतर। नहीं समझ में आया बच्चों? बच्चों देखो जब थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब ढाल क्या है? समान। अरे थीटा इक्वल टू दो लाइंस के मध्य का एंगल कितना जाएगा? दो लाइंस के मध्य का एंगल यदि 0 है, h स्क्वायर माइनस ab, दो लाइंस के मध्य का एंगल क्या है? 0। तो दोनों लाइंस के मध्य का एंगल 0 है, तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या जाएगी? समांतर भी हो सकती है और संपाती भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, जब दोनों लाइंस अब संपाती कब होगी, समांतर कब होगी? जब बच्चों देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि x माइनस 2y प्लस 1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन आ रहा है x माइनस के 2y प्लस के 3 बराबर 0, तो बच्चों बोलो ये दोनों लाइंस की ढाल बोलो x माइनस 2y सेम है, तो ढाल समान है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। अब लेकिन ये जो अचर पद है ये क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में समांतर है। तो ये कंडीशन तो फॉलो करें ना, थीटा के 0 है
और इसको जब अपन ऐसे गुणा करके देख लो दीर्घा समीकरण, वो बन जाएगा अपने पास एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी। उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में एच उसका बराबर ए बी ही आएगा इस वाले केस में भी। लेकिन अब ये दोनों लाइन समान संपातीय की समांतर है, समांतर है, समझ आया बच्चों। लेकिन मान लो आपको ऐसा दे दिया जाएगा x माइनस के 2y प्लस के 1 और ये भी आपको दे दिया x माइनस के 2y प्लस के 1 बराबर। अब बोलो ये दोनों लाइंस क्या होंगे? ये दोनों लाइंस बच्चों एक ही लाइंस होंगी, इनके ये रेशियो और ये भी क्या है 1 समान है। इसका मतलब क्या रहेगी? ये समपाती रहेगी। क्या रहेगी मेरे बच्चों? समपाती रहेगी। सारे जहां से अच्छा मेरे बच्चों तुम्हें समझ में आया? समझ आया बच्चों? तो पहला केस समझ आ गया। पहला केस में जब x का बराबर a भी होगा तो आप सीधा ऐसे अंधाधुंध फाइंड मत कर देना कि संपाती है दोनों लाइंस या समांतर है, तो उसके लिए पहले आपको चेक भी कर लेना बच्चों, ठीक है? ये कंडीशन देख लेना इक्वेशन लाइंस के बना के। ओके बच्चों, ये ऐसे और अलग समझाया मैंने ना। केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2 में मैं क्या लूंगा कि x स्क्वायर की वैल्यू ab से छोटी हो गई। तो बच्चों h स्क्वायर की वैल्यू ab से छोटी हो गई तो थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी? रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव तो इमेजिनरी, तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी? इमेजिनरी एंगल बनाएगी, तो काल्पनिक। तो कल्पना ही कर लेंगे कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल बनेगा जबकि बन ही नहीं रहा, तो बस एक जस्ट इमेजिनरी। ठीक है बच्चों। केस नंबर 3 में बच्चों मैं क्या करूंगा? a प्लस बी को क्या कर दिया? 0। बच्चों a प्लस बी को 0 कर दिया, बच्चों a प्लस बी को 0 कर दिया तो बोलो कितना जाएगा? ये 0, तो ये 0 तो ये इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू किस एंगल करती है? π/2 पे। तो इसका मतलब दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना जाएगा? π/2। तो दोनों लाइंस क्या होंगी? तो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो L1 और L2 आर क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो मेरे बच्चों, देखो अच्छे से समझाया कि नहीं है? L1 और L2 आपस में क्या जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। आगे में बच्चों ये L1 L2 किसके अंदर है? रेखा युग्म के अंदर। रेखा युग्म क्या होता है बच्चों? दो रेखाओं का पेयर। ठीक है बच्चों, अब समझ में आएगा? चलो अब बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या लेंगे? इसका एक केस लेंगे। कौन सा केस? जो जेईई मेंस में पूछा जाता है एडवांस में। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आओ बच्चों, जितने के ऊपर ये लिखे ना बच्चों चारों पार्ट्स कॉनिक सेक्शन के, हर एक लेक्चर में एक एक पार्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, चाहे 2 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, रुक रुक के करेंगे जरूर बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 4xy माइनस के 2x प्लस के 4y प्लस के लैम्डा बराबर 0 में लैम्डा के किस मान के लिए? चलो एक उड़ाई देते ना, इसमें ये उड़ा देते हैं ताकि तुम्हें सिंपल हो जाए ना बच्चों कैलकुलेशन। प्लस लैम्डा बराबर 0 में लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए, मान के लिए समीकरण रेखा युग्म का होगा, रेखा युग्म का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये आपको एक क्या दे दिया बच्चों? कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन दे दी और इसमें लैम्डा के किस मान के लिए ये कॉनिक सेक्शन क्या बने? रेखा युग्म बने। तो बच्चों रेखा युग्म के लिए डेल्टा, डेल्टा के लिए पहले a, b का मान -1, h का मान कितना हो गया बच्चों? 2, x का गुणांक आधा, g का मान कितना हो गया बच्चों? -1, x से गुणांक आधा, f का मान कितना हो गया बच्चों? 0 है ही नहीं, c का मान कितना हो गया बच्चों? लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों डेल्टा का मान क्या होना चाहिए? शुड बी 0। इसका मतलब डेल्टा का मान 0 होना चाहिए ना स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। डेल्टा क्या होता है बच्चों? ABC प्लस के 2 f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस के b g स्क्वायर माइनस के c h स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ABC तो a b -1 हो जाएगा और c कितना है? लैम्डा, तो माइनस के लैम्डा हो जाएगा बच्चों ये।
समझ आया बच्चों? तो ये हो गया माइनस के लैम्बडा प्लस के 2 एफ की वैल्यू बोलो कितनी है बच्चों 0, तो ये 0 जाएगा। एफ की वैल्यू 0 है तो जी की है, एच की वैल्यू कुछ भी हो ये सब 0 जाएगा बच्चों। ये भी 0 जाएगा तो ये 0 है, ये 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या बचेगा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -1 और जी की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, माइनस सी की वैल्यू कितनी है लैम्बडा, एच की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा बच्चों माइनस के लैम्बडा -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस प्लस तो प्लस के 1। ठीक है बच्चों, और ये कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 लैम्बडा इक्वल टू 0, तो -4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस के 5 लैम्बडा हो जाएगा, तो 5 लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो लैम्बडा की वैल्यू 1/5। तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई ज्यादा टफ इसमें है नहीं। तो लैम्बडा की वैल्यू 1/5 के लिए बच्चों क्या जाएगा ये समीकरण रेखा योग का बन जाएगा। ये तो पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट क्या बोले इसी में, तो अब आपसे बोला जाएगा कि यदि x² माइनस के y² यही समीकरण रेखा योग का होगा, ठीक है, लैम्बडा के स्पान के लिए रेखा योग होगा तथा दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो बच्चा प्रतिच्छेद करना पूछा है सीधा डायरेक्ट, तो लैम्बडा के लिए 1/5 तो इसमें रखी दो। अब बच्चों देखो, जब भी अपनों को प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए पूछा जाए तब आप क्या करोगे बच्चों शॉर्टकट लगाओगे। शॉर्टकट कैसे, आंशिक अवकलन कर दो इसका x के सापेक्ष, तो दबा y दबा x कर दो एक बार, तो कितना आएगा 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 4y हो जाएगा, x का 1, ये कितना जाएगा माइनस के 2 बराबर 0, एक इक्वेशन हो गई। फिर बच्चों दूसरा क्या करना है, दबा y करना, y में आंशिक अवकलन, y में y से करेंगे तो माइनस के 2y, बच्चों y में इसमें करेंगे तो प्लस के 4x, और बच्चों y का तो है नहीं, लैम्बडा तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा वो तो पहले से बराबर 0। तो बच्चों यहां से बोलो y की वैल्यू कितनी जाएगी 2x, नहीं समझ आया बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 2x हो जाएगी। अब ये y की वैल्यू 2x या 2x की जगह y रख देंगे, तो इसमें रख देंगे तो कितना जाएगा बच्चों y प्लस 4y, तो 5y माइनस 2 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2/5। तो बच्चों y की वैल्यू 2/5 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x y की वैल्यू 2/5, तो 2/5 इसमें रख दो, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 2/10। देखो x की वैल्यू 2/10 रखेंगे 2/5, ठीक है बच्चों। तो प्रतिच्छेद बिंदु एक एक कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे बच्चों 2/5, 2/10, 2/5, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। आर्गुमेंट पर बच्चों तो देखो कितनी जल्दी स्पीड से करते हैं। फिर बच्चों आपसे बोला जाएगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछे तो थीटा की इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स 2√h² माइनस के ab बटे a प्लस b, ठीक है। अब बच्चों देखो आपसे ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालोगे। अब मान लो आपसे कोई पूछा जाए कि दोनों ही लाइंस की इक्वेशन बताओ, तो दोनों लाइंस होंगी, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा x में जी का समीकरण बना के हल करना, जैसे अपन ने बताया। ठीक है बच्चों, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो जो अपने सिलेबस में है जेई के सिलेबस में क्या है बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, तो बच्चों मूल बिंदु से, यानी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वो कहां से इंटरसेक्ट करे, मूल बिंदु पे इंटरसेक्ट करे। जैसे बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा जिसमें समीकरण में 2 लाइन होती है, दोनों लाइंस L1 L2 का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या होगा बच्चों मूल बिंदु, ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए वो मूल बिंदु होना चाहिए। वो वाला केस अपन को पढ़ना है। तो बच्चों देखो जब ये मूल बिंदु है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास x अक्ष, ठीक है, और ये क्या जाएगा y अक्ष। अब कई बच्चे जनरली ऐसे ही समझते हैं बच्चों, ऐसे भी तो सकता है कि x अपने पास ये रहा, y ये रहा, और
इंटरसेप्ट बच्चों ऐसे भी तो सकता है दो लाइन का, एक लाइन L1 ये ली और एक लाइन L2 ये लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कैसा इंटरसेप्ट हो, अब बच्चों देखो ये लाइन L1 और ये लाइन L2, तो इसका समीकरण बोलो बच्चों क्या बन सकता है, इसकी ढाल मैंने मान ली M1 और इसकी ढाल मैंने मान ली M2। ठीक है, तो ये मान ली ढाल मैंने M1 और M2 कंसीडर कर ली, तो बोलो L1 का समीकरण बोलो पहले बच्चों क्या हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा y बराबर msx, y बराबर m1x। ठीक है बच्चों, उस रेखा का समीकरण मूल बिंदु से होके गुजरता है, क्या होता है बच्चों, y बराबर mx, वही तो था इसका समीकरण। तो इस रेखा का समीकरण y बराबर m1x और इस रेखा का समीकरण क्या मान लिया अपने y बराबर m2x। अब बच्चों देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की यदि मुझे इक्वेशन निकालनी होती है तो क्या होती है, L1 L2 का प्रोडक्ट बराबर 0, यही बनता है बच्चों। अब L1 यहां से कैसे लिखेंगे, m1x को लेके आओ, तो ये जाएगा y माइनस के m1x m2 L2 पूरा L2 क्या लिखेंगे बच्चे, L2 का इक्वेशन लिखेंगे y माइनस के m2x। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो y स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 x। ठीक है बच्चों, और माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस m1 m2 x स्क्वायर बराबर 0। तो ये अपने पास बन गई क्या, ये बन गई बच्चों अपने पास क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, जो मूल बिंदु से। तो ये स्पेशल केस। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बेटू। अब बच्चों देखो जनरल समीकरण क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये होता है बच्चों। ठीक है, जनरल समीकरण। लेकिन बच्चों इसमें अपन ने क्या कर लिया कि ये कहां से गुजरे, ओरिजिन से गुजरेंगे, तो बच्चों जब ये ओरिजिन से पास आउट होंगी तब क्या हो जाएगा कि इसकी ये वाले जो टर्म्स होंगे वो क्या जाएंगे, 0, लीनियर टर्म्स क्या जाएंगे बच्चों इसकी 0। तो केवल क्या बनेगा अपने पास, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, ऑलरेडी फॉर बच्चों क्या बनेगा अपने पास, ये समीकरण आएगा। ठीक है बच्चों, तो सांकव परिच्छेद के सामान्य समीकरण में, किसमें, सामान्य समीकरण में यदि वो मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो उसमें g, f और c के मान क्या होते हैं बच्चों, 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, 0। तो आपके पास सामान्य समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy। सिंपल। देखो xy, देखो बच्चों कहीं गलती करेंगे बनने, हाँ सॉरी xy आएगा ना चाहिए। तो देखो क्या क्या टर्म आ गई अपने पास, y स्क्वायर की आ गई, xy की आ गई और x स्क्वायर की, बाकी 0 है ना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसी रूप का ये इक्वेशन हो गई सामान्य रूप में, तो ये ना भाई ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। बच्चों दोनों ही क्या है, यदि दोनों ही कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन दोनों ही रेखा युग्म की समीकरण को प्रदर्शित करती है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो बच्चों दोनों क्या हो जाएंगी, कंपेयर, दोनों को क्या कर लेंगे अपन, कंपेयर कर लेंगे। तो बच्चों कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, तो बच्चों कंपेयर कैसे करते हैं, इनके कोफिशिएंट के गुणांकों को बराबर रखे, कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर कर देंगे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, a बटे यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बच्चों, m1 m2 बराबर y स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बच्चों, b, यहाँ पे y स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, इक्वल टू hy का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 2h, और यहाँ पे xy का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, माइनस के m1 प्लस m2। तो ऐसे अपन बच्चों क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब अपने कंपेयरिंग की तो बच्चों यहां से बोलो m1 m2, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, इसको ले जाओ तो माइनस के 2h बटे b, इंपॉर्टेंट है। चलो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, माइनस के 2h अपॉन b।
बच्चों छाड़ा है ना, तो जो बोलने में दिक्कत कर रहा है बच्चों बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, m1 प्लस m2 की वैल्यू हो गई बच्चों, और m1 m2 की वैल्यू कितनी रहेगी, m1 m2 की वैल्यू कितनी रहेगी, b/a। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये। आप बोलोगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या है? अरे मेरे लालो, ये जो m1 m2 है ये तो अपन ने माना है। क्या है? अपन ने माना है। दिया क्या होगा आपको, ऐसा कुछ दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको a b और h के रूप में क्या होंगे बच्चों, अज्ञात राशि होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, या गिवन होंगे। हर घड़ी में बच्चों तो a b h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, तो वहां से अपन a b h की वैल्यू रख के क्या निकाल सकते हैं, m1 प्लस m2, और m1 m2 जहां m1 m2 क्या है, m1 m2 ढाल है दोनों रेखाओं की s अक्ष के साथ। सुना है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना अच्छे से। कहां काम में आएगा, अभी रुको बच्चों, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। चलो बच्चों आप देखो बच्चों, इसी प्रकार से देखो मुझे क्या करना है बच्चों, ये दोनों रेखाओं के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, सेम सूत्र वही रहेगा, सूत्र चेंज नहीं होगा, tan इनवर्स 2√h² माइनस के ab बटे a प्लस b, सूत्र न्यूमेरिकल चेंज। ठीक है बच्चों, तो सूत्र यही रहेगा। ठीक है, इस वाले केस में भी एंगल के मेथड फॉर्म सूत्र यही रहेगा। अब बच्चों अब हम करते हैं क्या, थोड़ी सी बोलो मिस्टर है दिल। अब बच्चों देखो, आपको समीकरण दे रखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। बच्चों ये क्या, ये किसका समीकरण है, ये रेखा युग्म का समीकरण। कैसा समीकरण है ये, रेखा युग्म का। बच्चों देखो, इसमें देखो ये वाले टर्म्स भी द्वितीय ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, मतलब सेकंड ऑर्डर टर्म्स, सेकंड ऑर्डर टर्म्स, सेकंड ऑर्डर टर्म्स, यानी ये टोटल क्या है, टोटल सेकंड ऑर्डर टर्म्स है इसके अंदर, पूरी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है ना बच्चों। तो ये जो सेकंड ऑर्डर टर्म्स पूरी की पूरी है, ये हमेशा क्या बनती है बच्चों, रेखा युग्म ही बनती है, जो दोनों रेखा कहां से होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली जो दो रेखा है उनके प्रोडक्ट से बनने वाली रेखा युग्म का समीकरण है। कैसे ही बोलो बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसको मैं थोड़ा सा कार्यस्थानी करता हूं, क्या मेरे नन्हे मुन्नों बच्चों, भार लगा दिया x² का, किसका भार लगा दिया बच्चों मैंने, x² का जब भार लगाया तो बच्चों ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2hy बटे x प्लस ये क्या जाएगा बच्चों b y बटे x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x² का भार लगाया बच्चों, अब इसको सीक्वेंस से लिखूं तो b y बटे x का होल स्क्वायर प्लस 2h y बटे h प्लस के a इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैंने क्या करा, b से भाग लगा दिया, b का क्या लगा दिया, भाग, तो b का भाग लगाया तो कितना जाएगा ये y बटे x का होल स्क्वायर प्लस 2h बटे b y बटे x प्लस a बटे b इक्वल टू 0। ये हो बच्चों। अब बच्चों गौर कमाओ, यहाँ पे 2h बटे b किसकी वैल्यू है, हाँ बच्चों किसकी वैल्यू है, माइनस के m1 प्लस m2 की ना, तो y बटे x का होल स्क्वायर प्लस 2h बटे b की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, माइनस m1 प्लस m2 y बटे x, फिर प्लस a बटे b की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूँ, a बटे b। तो बच्चों अपने ये गलती की थी क्या, m1 बटे m2 a बटे b, इसको सही करना बच्चों, क्या है बच्चों इसको सही करना, m1 m2 बराबर क्या आएगा a बटे b, तो a बटे b की जगह क्या आएगा बच्चों, m1 m2 बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपने देखो ये चीज पढ़ा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बच्चों द्विघात समीकरण में आपने कुछ चीजें ऐसे पढ़ी है, फिर आप क्या बोलते हो कि ये अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा मूल है, अल्फा बीटा क्या है, मूल है किसके,
x के, किसके, x के क्या है ये मूल है। तो बच्चों जब ये x के मूल है अल्फा बीटा, तो इसी प्रकार अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे m1 m2 क्या है बच्चों, m1 m2 मूल है किसके, y बटे x के, किसके मूल है, y बटे x के। तो बच्चों यहाँ y बटे x के मूल क्या हो गए, सॉरी बच्चों, तो y बटे x के मूल क्या हुआ है, m1 m2। नहीं समझ आया बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, अपन को एक जनरलाइज समीकरण दिया होगा, ठीक है बच्चों, उसको अपन किस में बना लेंगे, y बटे x के रूप में बना लेना। y बटे x के रूप में बना के जब अपन उसको हल करेंगे तो उसके जो मूल आएंगे वही मूल क्या होंगे बच्चों, दोनों रेखाओं की ढाल होंगी। क्या होंगे बच्चों, दोनों रेखाओं की ढाल। और जब दोनों रेखाओं की ढाल आ गई तो सीधा समीकरण आएगा y बराबर mx, y बराबर m1x, y बराबर m2x। खत्म कहानी मेरे बच्चों, समझ में आ गया, इतनी सी बात खत्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे y बटे x का द्विघात समीकरण बना, y बटे x का, और उसके मूल क्या हो जाएंगे, m1 और m2 क्या हो जाएंगे, उसके मूल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो y बटे x के जो मूल होंगे वही क्या जाएंगे, m1 एंड m2। आगे रेडी माय पॉइंट बच्चों, चलो तो ये सब चीजों को आप बता लो, फिर उसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। चिट्ठी न कोई संदेश कौन सा देश जहाँ तुम जाएगा, जहाँ तुम जाएगा। चिट्ठी न कोई संदेश कौन सा तो बच्चों देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है। बच्चों आपसे बोला गया है कि लेट जॉइन इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इज, तो बच्चों आपको सामान्य समीकरण दिया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। ये गिवन है बच्चों, आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। आपसे बोला गया है फाइंड कंडीशन इफ स्लोप ऑफ one of the line is twice the slope of other line, it twice the slope of other line, ठीक है बच्चों। तो आपको एक कंडीशन निकालनी है जिसमें ये आपको फुलफिल हो रही हो। तो बच्चों देखो इसके अंदर दो लाइंस है L1 L2, दोनों लाइंस की ढाल अपन ने क्या मान ली, M1 और M2, ठीक है बच्चों। दोनों की ढाल अपन ने क्या मान ली, M1 और M2, और अपन को दिया हुआ क्या है कि M1 to M2, ठीक है बच्चों। यानी पहले वाली रेखा की ढाल क्या है, दूसरे रेखा की ढाल के डबल है, ये अपन ने मान लिया बच्चों। अब बच्चों जब ये अपन ने माना है तो देखो अपन ने माना क्या है, M1 M2 को तो माना है अपन ने। अब इस M1 M2 को मैं किस में लाना चाहता हूँ, A B और H में लाना चाहता हूँ। बस A B H की जगह में क्या मान रखूँ, कैसे मान रखना है कि M1 बराबर 2M2 हो जाए, ठीक है बच्चों। तो चलो इसके लिए अब बच्चों अपन को क्या करना है, इसको अपन क्या बना लेंगे, XY बना लो। तो बच्चों जब इसको अपन XY के रूप में, Y by X के रूप में बना लेंगे
तो सीधे यहाँ पर समीकरण याद रखो बच्चों, दो मूल है तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस के 2h बटे b, और m1 m2 कितना रहेगा बच्चों, m1 m2 रहेगा a बटे b, यही ना बच्चों, तो ये अपने निकाला है भी। तो बोलो बच्चों यहाँ से m1 प्लस m2, तो इसमें m1 की वैल्यू रख देंगे तो 2m2 और m2, तो 2m2 प्लस m2 कितना जाएगा 3m2 इज इक्वल टू माइनस के 2h बटे b, और बच्चों यहाँ पे जब m1 की जगह 2m2 रखेंगे तो कितना जाएगा ये 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बटे b। अब बच्चों मुझे क्या करना है, जो राशि मुझे अज्ञात है उसको एलिमिनेट करना है। अज्ञात क्या है m1 m2, यही तो अपन ने माना हुआ है, दिए हुए क्या है a b h के मान दे रहा है अपन को। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, समीकरण में इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 m2 स्क्वायर बटे 2 और m2 स्क्वायर कर जाएगा m2 स्क्वायर तो 9 बटे 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करने में बच्चों 4h स्क्वायर बटे b स्क्वायर बटे a बटे b, तो बच्चों b से b कट जाएगा तो कितना जाएगा 4h स्क्वायर बटे ab। अब बच्चों ये कितना जाएगा 9ab इज इक्वल टू 8h स्क्वायर, तो ये जाएगी इसकी कंडीशन। तो जब दिए गए समीकरण में 9ab बराबर 8h स्क्वायर होता है, तब इसके अंदर जो दो रेखा है उन दोनों रेखाओं में से एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा में क्या होंगी, डबल होगी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, अभी 2 सालों से तो नहीं आए, तो इसलिए बच्चों मेरा धर्म था तो मैंने इसको बता दिया। अब बच्चों अपन करेंगे परवलय स्टार्ट, तो परवलय अपन बच्चों कल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हैव ए गुड डे, और मैं कोशिश करूंगा, मैं आपसे बोलूंगा बच्चों आप कोशिश करना कि आप बच्चों क्या करना, जो अपनी 11वीं की जो बुक है बच्चों कॉर्नी सेक्शन की, तो उसके आप थोड़े थोड़े से टॉपिक पढ़ते रहना 12वीं एक्सरसाइज के, ठीक है बच्चों, हैव ए गुड डे।